डियर स्टूडेंट्स, MS चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में आज हम लेवल 2 की क्वेश्चन 6 to 9 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन अपने पास है, रैंक द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी अपने को बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पर ऑर्डर देना है। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, और कौन कौन से ऑप्शन का किस किस तरह से होगा वो देखते चलेंगे। इसमें अपन सिक्वेंस क्या रखेंगे कि पहला कंपाउंड ये है 1, इसको 1 नंबर देंगे, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो सबसे पहला होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, आयनिक सबसे ज़्यादा, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, और सबसे लास्ट में वान डर वाल डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, इसके अलावा अपने पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जाते हैं। दैट मीन्स हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सरफेस एरिया के, कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि वान डर वाल फोर्सेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, ब्रांचिंग का भी मतलब यही है कि ब्रांचिंग डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। ब्रांचिंग डिक्रीजेस, दैट मीन्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट में हमने पास देखे तो यहाँ पर चेन देखिए ये इस तरह से, तो ये अपने दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा उसके साथ में यहाँ पर वान डर वाल इंटरेक्शंस की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। जब ये ब्रांचिंग हो जाती है तो यहाँ पर सरफेस एरिया थोड़ा कम हो गया, तो ब्रांच सरफेस एरिया कम हो गया तो वान डर वाल इंटरेक्शन भी कम हो जाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट में जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा उसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1 का होगा बिकॉज ऑफ मोर सरफेस एरिया, यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट कंपाउंड का होगा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या दिया गया है कि यहाँ पर इथेनॉल है, देन एमाइन है, देन ईथर है, और देन नॉन पोलर पार्ट है। तो हमारे पास नॉन पोलर पार्ट में कौन से होंगे, डिस्पर्जन फोर्सेस होंगे। यहाँ पर ये नॉन पोलर है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे वो होंगे डिस्पर्जन फोर्सेस, जो कि सबसे वीकेस्ट फोर्सेस है। क्लियर है। यहाँ पर ईथर में क्या लगेगा, ईथर में लगेगा हमारे पास डायपोल डायपोल, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। बट हमारे पास इथेनॉल और अपने पास एमाइन दोनों में ही क्या लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखे तो कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, अपने पास ETOH। इस तरह से आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें HOET। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एमाइंस में देखेंगे तो एमाइंस में हमारे पास H, यहाँ पर NH2 तो ये है ही, और ये H इसके साथ जुड़ा होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के आप देखते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन होगा वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होता है। दैट मीन्स यहाँ पर डेल प्लस चार्ज होता है, और दैट मीन्स यहाँ पर कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए जिसपे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो, तब अपने पास यहाँ पे होगा। तो डेल प्लस चार्ज कहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पर डेल प्लस चार्ज ज़्यादा होगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो अपने पास यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कंपेरेटिव टू एमाइन, तो मोर बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर अपन ऑर्डर लिखें कि अपने पास बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखेंगे तो क्या है, सबसे ज़्यादा इथेनॉल का है, यानी पहला कंपाउंड इथेनॉल, देन एमाइन, उसके बाद में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन डिस्पर्जन फोर्सेस से ज़्यादा डोमिनेट है, इसलिए अपने पास ईथर का हो जाएगा 3 और देन 4। क्लियर है, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि नेक्स्ट अपने पास किस तरह से दिया होगा। नेक्स्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, और फिर नॉन पोलर पार्ट। तो नॉन पोलर पार्ट तो हमारे पास क्या होगा, सेम ही होगा, डिस्पर्जन फोर्स सबसे वीकेस्ट हो जाएगा, तो यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो एल्डिहाइड कीटोन में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होंगे, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इन दोनों में देखें तो अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। बट कभी भी आपको एसिड और अल्कोहल में कंपैरिजन करना हो तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा एसिड का होगा। क्यों, क्योंकि एसिड्स में डाइमराइजेशन हो जाता है। किस तरह से डाइमराइजेशन होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से। और यहाँ पर अपन देखें यह हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, इसके साथ बना लेगा, इस तरह से OH। इस तरह से डाइमराइजेशन करके हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा।
ठीक है। इसमें डाइमराइजेशन में क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। बट अल्कोहल के केस में देखें, अल्कोहल के केस में ETOH जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो कॉम्प्लेक्सिटी या बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो है वो कंपेरेटिवली कम होगी। तो हमेशा जब भी हमारे पास एसिड और अल्कोहल का कंपैरिजन किया जाएगा तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए थर्ड कंपाउंड में अपने पास बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा, देख लेते हैं अपन। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी थर्ड नहीं है, पहला कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फर्स्ट, फिर अल्कोहल, फिर हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन वाला, क्योंकि ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्रिएट करेगा। डायपोल किस तरह से क्रिएट करता है कि हमारे पास लेट से RCHO है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप RCHO- ऑक्सीजन में नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ये डायपोल क्रिएट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। और सबसे लास्ट में फोर्थ, जहाँ पर नॉन पोलर पार्ट है, तो डिस्पर्जन फोर्सेज जो सबसे वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे। तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा फॉर थर्ड सेट ऑफ कंपाउंड्स। तो नेक्स्ट अपन अब फोर्थ क्वेश्चन को करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है कि यहाँ पर हमारे पास ये फिनोल दिया गया है और यहाँ पर दो OH ग्रुप दिए हुए हैं। तो यहाँ पर तो सिंपली पता लग रहा है कि मोलिकुलर वेट कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा। मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, मोर बॉइलिंग पॉइंट। या आप देखें तो यहाँ पर इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, कि इसमें आप देखें, इसमें हमारे पास मोलिक्यूल में क्या हो रहा है, यहाँ पर OH और OH, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली। क्लियर है। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर वो हमारे पास फोर्थ कंपाउंड में क्या होगा, यहाँ पर सेकंड कंपाउंड का फर्स्ट कंपाउंड से ज़्यादा होगा, सेकंड इज मोर देन फर्स्ट। इसके बाद फिफ्थ में देखें, तो फिफ्थ में हमारे पास यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर अपने पास इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होंगे और यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि दोनों का मोलिकुलर वेट क्या है, सेम है, इसका मोलिकुलर वेट सबसे कम है। तो अपने पास यदि बॉइलिंग पॉइंट में आप देखना चाहें तो बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ अपन ज़्यादा मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे देन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या हो रहा है, हमारे पास इसी मॉलिक्यूल के इंटरनली बॉन्डिंग हो रही है इस तरह से, ठीक है। बट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कि यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, दूसरा मॉलिक्यूल अपने पास है इसी तरह का, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। फिर यहाँ पर डॉट डॉट करते ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर देखें तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। दैट मीन्स मोलिकुलर वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हमारे पास जो फिफ्थ कंपाउंड है, फिफ्थ सेट है, उस सेट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका ज़्यादा होगा, सेकंड कंपाउंड का ज़्यादा होगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो सेकंड की ज़्यादा होगी, फिर फर्स्ट की, फिर सबसे लास्ट में हो जाएगा थर्ड का, क्योंकि सबसे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इसी का, मिनिमम मॉलिकुलर वेट, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक ही बनेगा, ठीक है। मिनिमम मॉलिकुलर वेट होने की वजह से कंपेरेटिव टू मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट यहीं पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना है सिक्स्थ में हमारे पास देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो अपने पास बॉइलिंग पॉइंट कहाँ ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस कंपाउंड में ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर अभी लिखेंगे तो मोर बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर है। तो यहाँ पर यदि सिक्स्थ कंपाउंड अपन देखें तो सिक्स्थ कंपाउंड में हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का ज़्यादा हो जाएगा 1 से। इसके बाद सेवंथ में देखें तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके, बट यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सिंपल डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो सिमिलरली जैसे 6 था वैसे ये भी होगा, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 का ज़्यादा हो जाएगा 1 से, ठीक है। इसके बाद अपन 8th क्वेश्चन देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अपन देखें तो सिंपल यहाँ पर स्ट्रेट कार्बन चेन थी 4 कार्बन की, यहाँ पर देखें तो 4 कार्बन की चेन ये है, इसके बाद देखें तो यहाँ पर 4 कार्बन की चेन ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर 8th ऑप्शन यदि देखते हैं अपन, 8th ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास मोर सरफेस एरिया इसका है,
मोर सरफेस एरिया, तो यहाँ पर वांडरवाल फोर्सेस सबसे ज़्यादा होंगे। मोर सरफेस एरिया, मोर वांडरवाल फोर्सेस, मोर वांडरवाल फोर्सेस या अट्रैक्शन फोर्सेस आप बोल सकते हैं। दैट मीन्स मोर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखे अल्कोहल की तो सभी में कॉमन है, बट जो डिफरेंस आ रहा है वो इनके कार्बन चेन की वजह से आ रहा है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वांडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होंगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 8th में जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 सबसे ज़्यादा, देन सेकंड, देन थर्ड, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखें कि हमारे पास 9th क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है कि साइक्लोऑक्टेन है, ऑक्टेन नहीं है। तो साइक्लोऑक्टेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप, इस तरह से साइक्लोऑक्टेन ये बन जाएगा। ठीक है। साइक्लोहेप्टेन यदि बनाना चाहे तो साइक्लोहेप्टेन कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे इस तरह से कार्बन आप रखिए 6 7। और साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। साइक्लोहेक्सेन का कंपैरिजन करें तो साइक्लोहेक्सेन ये वाला हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड कौन सा है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट देखिए तो मॉलिक्यूलर वेट इसका सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होगा इस ग्रुप में। मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करें तो ये ऑर्डर हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट साइक्लोऑक्टेन का, फिर साइक्लोहेप्टेन का, फिर साइक्लोहेक्सेन का। ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं ये वाला कंपाउंड। इस कंपाउंड में आप देखें कि ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो बॉन्ड मोमेंट देखें अपन तो किस तरफ आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, इस तरफ आएगा। यहाँ पर देखें तो ये sp कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की ज़्यादा होगी sp की, तो यहाँ पर किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो ये बॉन्ड मोमेंट्स कैसे, ये बॉन्ड इधर जा रहा है और यहाँ से ये बॉन्ड इधर जा रहा है अबोव, तो इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा। ठीक है। बट इसमें अपन देखें यानी ये कुछ पर्टिकुलर एंगल पे होगा, थीटा पे। ठीक है। यहाँ पर अपन देखें इसमें अपन यदि काउंट करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड हो H, C ट्रिपल बॉन्ड NH, तो हमारे पास यहाँ पर CH3 का बॉन्ड मोमेंट इधर आएगा और इसमें भी इधर जाएगा। दैट मीन्स ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल इधर आएगा। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, यहाँ पे थीटा 0 होगा, यहाँ पर थीटा लगभग 0 नहीं होगा, नॉन इक्वल टू 0 होगा। तो अपन जब रिजल्टेंट निकालते हैं कि लेट से ये हमारे पास R1 था, ये R2 था, और रिजल्टेंट जो R रिजल्टेंट निकलता है, R रिजल्टेंट, उसका फॉर्मूला आप क्या यूज़ करते हैं, हमने पास मैथमेटिक्स में सिंपल R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कोस थीटा। और कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा की वैल्यू कम हो, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो था आर रिजल्टेंट लिख लीजिए या म्यू रिजल्टेंट लिख लीजिए। तो यहाँ पर जो म्यू होगा वो मैक्सिमम होगा इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है। यहाँ पर भी नॉन जीरो ही होगा म्यू, डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है। बट किससे कम होगा, इससे कम होगा। तो जहाँ पर ज़्यादा पोलर नेचर होगा तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी ज़्यादा होंगे। तो मोर डायपोल इंटरेक्शन होने की वजह से अपने पास यहाँ पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, डायपोल इंटरेक्शन, सो मोर बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर अपन ऑर्डर लिखें बॉइलिंग पॉइंट का 10th में, तो 10th में हमारे पास जो सेकंड कंपाउंड है ये वाला, इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने पास फर्स्ट कंपाउंड से ज़्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, सर्कल द फंक्शनल ग्रुप्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड फाइंड आउट द DBE, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू फॉर ईच कंपाउंड। तो DBE आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यदि स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो अपन देखेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। ठीक है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग काउंट करना है और DBE वैल्यू निकाल लेना है। तो सबसे पहले अपन फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट कंपाउंड में। तो यहाँ पर ये देखिए, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, और यहाँ पर एल्कीन। एल्कीन भी फंक्शनल ग्रुप कैटेगरी में ही आएगा। तो जो मैंने सर्कल किया है ये सभी फंक्शनल ग्रुप है। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि इसका DBE वैल्यू अपन काउंट करते हैं तो DBE वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने, 3,
प्लस रंग कितने 1, तो डीबी वैल्यू हो जाएगा 4। इसी तरह से सेकंड कंपाउंड देखें तो सेकंड कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है एमाइन एंड एल्कीन। इसका डीबी वैल्यू अपन काउंट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड और एक रिंग है, यानी 1 + 1 विच इज 2। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, तो इसको आप यदि लिखें तो ये कुछ इस तरह से होगा, यदि इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं स्ट्रक्चर को C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, और यहाँ पर एल्कीन है। इसका डीबी कैलकुलेट करें, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट तो कितना है, पाई बॉन्ड 2 है यहाँ पर और रिंग 1 है, तो डीबी वैल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में हमारे पास CN को क्या लिखेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप होगा साइनाइड, यहाँ पर एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप होगा और एक एल्कीन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। यहाँ की डीबी वैल्यू अपन देखें तो डीबी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है साइनाइड में, 2 पाई बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर है, तो 4 तो पाई बॉन्ड हो गए और 2 रिंग है यहाँ पर, एक रिंग ये है एक रिंग ये है, दैट मीन्स डीबी वैल्यू की वैल्यू 6 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर भी देखें तो NC में अपने पास क्या होगा, अपने पास ये आइसोसाइनाइड है, फंक्शनल ग्रुप ही है, और यहाँ पर एल्कीन, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप 2 है, बट NC का स्ट्रक्चर देखते हैं तो अपने पास NC में भी 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ का DB अपन निकालेंगे तो कितने पाई बॉन्ड है, 4 तो पाई बॉन्ड है और 2 रिंग है, तो 4 + 2 विच इज 6। ठीक है, इसी तरह से इस फंक्शनल ग्रुप, ये क्या अपना एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, इसको आप एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है, OC डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, तो यहाँ का डीबी वैल्यू अपन कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और 2 रिंग है, तो इसका डीबी वैल्यू हो जाएगा 3। क्लियर है। नेक्स्ट अपन पूछें कि हमारे पास सेवंथ में हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप क्या दिया हुआ है, एल्डिहाइड दिया हुआ है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप एसिड क्लोराइड यानी COCl दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर डीबी वैल्यू कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने, यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहाँ पर 2 है और एक रिंग है, तो डीबी वैल्यू हो जाएगा 3। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर SO3 है, सल्फोनिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्कीन एल्काइन है ये ट्रिपल बॉन्ड और ये एल्कीन, 3 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, पर यहाँ पर अपन काउंट करें तो SO3H जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस वजह से हमारे पास जब डीबी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने, 1 2 3 4 5, पाई बॉन्ड 5 हो जाएंगे, और यहाँ पर इसके अलावा रिंग देखें तो रिंग कुछ है नहीं है, तो फिर रिंग 0 है, दैट मीन्स डीबी वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन में अपन देखें कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पर एल्कोहल, थायो एल्कोहल और कीटोन ये फंक्शनल ग्रुप है। इसका डीबी वैल्यू देखें तो डीबी वैल्यू देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने, एक पाई बॉन्ड है, रिंग काउंट करें तो 2 रिंग है, तो डीबी वैल्यू हो जाएगा 3। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। ठीक है, और यहाँ पर डीबी वैल्यू काउंट करें तो डीबी वैल्यू में हमारे पास रिंग, सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, और रिंग काउंट करें तो एक रिंग ये वाली है एक रिंग ये वाली है, तो 2 + 2 यानी 4। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर 11th क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, एल्कोहल और एल्कीन, 2 फंक्शनल ग्रुप है। डीबी वैल्यू कैलकुलेट करें तो पाई बॉन्ड यहाँ पर 1 है, रिंग 0 है, तो डीबी वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास देखें कि यहाँ पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये कीटोन है, जब डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है तो ये भी क्या है, कीटोन जैसा ही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, थायोकीटोन फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट। यहाँ पर डीबी वैल्यू काउंट करें तो यहाँ पर डीबी वैल्यू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 2 और रिंग 0, यानी डीबी वैल्यू हो जाएगी 2। क्लियर। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, काउंट द नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन्स इन द गिवन कंपाउंड। तो कार्बन की डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं कि एक कार्बन जो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं तो ये कार्बन क्या प्राइमरी है और ये कार्बन क्या सेकेंडरी है, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जब भी प्राइमरी कार्बन काउंट करेंगे तो प्राइमरी हाइड्रोजन के लिए आपको क्या करना है, प्राइमरी कार्बन मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे 3 हाइड्रोजन के साथ होगा। यदि सेकेंडरी हाइड्रोजन काउंट करना है तो सेकेंडरी कार्बन मल्टीप्लाइड बाई 2। इसी तरह से यदि टर्सरी हाइड्रोजन अपने को काउंट करना है तो अपने को क्या करना है, अपने पास टर्सरी हाइड्रोजन आप देख लीजिए, टर्सरी हाइड्रोजन किस केस में मिलेगा, अपने पास 3 कार्बन से जुड़े हुए, यानी एक हाइड्रोजन कंटेनिंग होंगे टर्सरी हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन। ठीक है, इसलिए टर्सरी कार्बन काउंट कीजिए और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हाइड्रोजन निकालने के लिए तो आपको मेहनत क्या करनी है, आपको सिर्फ कार्बन की डिग्री डिसाइड करने में मेहनत करनी है, हाइड्रोजन को जस्ट
इक्वेशन से सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर अपन देखें कि प्राइमरी कार्बन कौन कौन से, तो प्राइमरी कार्बन 1 2 यहाँ पर 3 4 5 ये प्राइमरी कार्बन है। तो कितने 5 कार्बन हो गए प्राइमरी। सेकेंडरी देखें तो यहाँ पर ये सेकेंडरी है, यहाँ पर सेकेंडरी है, इसके बाद कौन सा सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, यहाँ पर ये सेकेंडरी है, फिर ये सेकेंडरी है। तो कितने कार्बन हो गए 1 2 3 4 5 5 ही सेकेंडरी कार्बन हो गए। टर्सरी कार्बन काउंट करें कि टर्सरी कार्बन कितने, तो टर्सरी कार्बन हमारे पास ये वाला, एक टर्सरी कार्बन ये वाला हो गया, दूसरा टर्सरी कार्बन ये वाला हो गया, और थर्ड टर्सरी कार्बन ये वाला हो गया। तो टर्सरी कार्बन 3 हो गए। क्वाटरनरी कार्बन इसमें 0 है। अब प्राइमरी हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन कैसे निकालना है, प्राइमरी कार्बन को मल्टीप्लाई की 3 से यानी 15, इसमें सेकेंडरी कार्बन को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से यानी 10, और टर्सरी कार्बन को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो टर्सरी कार्बन हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्वाटरनरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते, जब आप टर्सरी कार्बन बनाएंगे इस तरह से तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, तो इसलिए हाइड्रोजन कोई भी अटैच नहीं है, इसलिए टर्सरी हाइड्रोजन डजंट एग्जिस्ट। क्लियर, इस तरह से अपन कर लेंगे इसको सॉल्व। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब अपने पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप वाले चेन है, तो ये जो रूल है ये अपने पास किसके लिए वैलिड होगा, वैलिड ओनली फॉर एल्कीन्स, कि जब वहां पर एल्कीन ही हो। ठीक है, एल्कीन एल्काइन में भी ये वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल एल्कीन है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तब ऐसा कर सकते हैं अपन। क्लियर, यहाँ पर अपने पास थोड़ी वेरिएशन हो जाता है जब फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर अपने पास प्राइमरी कौन सा होगा, ये होगा कि अपने पास जुड़ा हुआ तो एक ऑक्सीजन और एक कार्बन से, पर डेफिनेशन अपन ने क्या पढ़ी प्राइमरी की, कि वो कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, यहाँ पर 2 कार्बन जुड़ा हुआ तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। तो प्राइमरी कार्बन कितने यहाँ पर 2, सेकेंडरी कार्बन 1, टर्सरी कार्बन 0, क्वाटरनरी कार्बन 0। प्राइमरी हाइड्रोजन कितने, यहाँ पर प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए कितने हाइड्रोजन 2, यहाँ पे प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, टोटल 4। यानी प्राइमरी हाइड्रोजन की डेफिनेशन क्या होती है, प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन। इसी तरह से सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 1 और 0 टर्सरी हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है, प्राइमरी कार्बन। तो अपने पास ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है। इस कार्बन पे देखिए तो ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्वाटरनरी हो जाएगा। ये कार्बन सेकेंडरी हो जाएगा, यहाँ पर ये भी सेकेंडरी हो जाएगा, ये भी सेकेंडरी हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये भी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी सेकेंडरी होगा। यहाँ पर ये कार्बन भी सेकेंडरी है। दैट मीन्स प्राइमरी कार्बन कितने होंगे 2, सेकेंडरी कार्बन अपन काउंट करें 1 2 3 4 5 सेकेंडरी कार्बन हो गए। और इसी तरह से हमारे पास टर्सरी कार्बन 0 है और क्वाटरनरी कार्बन 1 है। इसमें अपन हाइड्रोजन्स काउंट करें कि हाइड्रोजन्स कितने होंगे, तो वो देख लेते हैं। अब देखिए इन सिरों पे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, इसी के साथ ही यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन, इसके साथ यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, इस पे कोई वैलेंसी है नहीं, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो काउंट करिए 2 + 2 + 2, ये तो 6 हो गए, 6 + 2 8 + 1 9। तो 9 हाइड्रोजन यहाँ पर सेकेंडरी हाइड्रोजन हो जाएंगे। और प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा टर्सरी कार्बन यहाँ पर नहीं है, तो टर्सरी हाइड्रोजन भी यहाँ पर नहीं होगा, 0 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। इसमें प्राइमरी कार्बन देखें तो ये कार्बन प्राइमरी है, यहाँ पर ये प्राइमरी है और यहाँ पर ये प्राइमरी है। ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। केवल एक ही कार्बन से यहाँ पर देखें तो सॉरी, यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्बन होगा क्योंकि 2 कार्बन से, तो हमारे पास ये कार्बन जो C डबल बॉन्ड OH का है, इसको अपन प्राइमरी कार्बन क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा होगा, यहाँ पर ये प्राइमरी कार्बन होगा। ठीक है, कार्बन की डेफिनेशन के हिसाब से ये सेकेंडरी है क्योंकि 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी सेकेंडरी है, ये कार्बन भी अपने पास सेकेंडरी है। यहाँ पर ये कार्बन क्या है, ये टर्सरी है। तो यहाँ पर प्राइमरी कार्बन कितने हो गए 3, यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन कितने हो गए 3, टर्सरी कार्बन यहाँ पर 1 हो गया और क्वाटरनरी कार्बन 0 हो जाएंगे। जस्ट डेफिनेशंस पे फॉलो करना है। तो यहाँ पर प्राइमरी कार्बन देखिए तो यहाँ पर CH3 जुड़ा होगा, यहाँ पर भी अपने पास CH3 जुड़ा होगा, और यहाँ पर कार्बन से हाइड्रोजन कोई जुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है इसके साथ, वैलेंसी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कार्बन होंगे प्राइमरी हाइड्रोजन के, प्राइमरी हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो जाएंगे। सेकेंडरी हाइड्रोजन काउंट करें तो सेकेंडरी हाइड्रोजन में देखें यहाँ पर एक हाइड्रोजन, आपको इनका एक्सपेंडेड देखना पड़ेगा जब यदि फंक्शनल ग्रुप भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखा तो यहाँ पर कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन है 5। टर्सरी पे देखें, टर्सरी पे हमारे पास केवल एक ही हाइड्रोजन होगा,
एक ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखें कि हमारे पास कैसे है। यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी कार्बन ही हो गई है। दूसरा ये कार्बन देखें तो ये टर्सरी कार्बन है। यहाँ पर कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से सेकेंडरी हो गया, इस ये भी सेकेंडरी हो जाएगा। यहाँ पर काउंट करें तो ये भी सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। बट इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन केवल एक जुड़ेगा, कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए 4। यहाँ पर भी केवल एक ही जुड़ेगा। यहाँ पर अपन काउंट करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक जुड़ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन एक जुड़ जाएगा। तो प्राइमरी कार्बन पे कितने, एक प्राइमरी कार्बन है और प्राइमरी हाइड्रोजन भी यहाँ पर 3 हो जाएंगे। सेकेंडरी कार्बन देखें तो 1 2, इसके अलावा ये कार्बन भी सेकेंडरी कार्बन ही है 3, तो 3 कार्बन है। बट हाइड्रोजन काउंट करें तो भी 3 है। टर्सरी कार्बन केवल एक ही है यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर 1 टर्सरी कार्बन है और हाइड्रोजन टर्सरी हाइड्रोजन कितने है, एक हाइड्रोजन हो जाएगा। और क्वाटरनरी हाइड्रोजन 0 है, सॉरी क्वाटरनरी कार्बन 0, क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो हमेशा ही 0 होता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ में अपने को देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्राइमरी है, ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है सेकेंडरी, यहाँ पर ये टर्सरी, यहाँ पर ये प्राइमरी, यहाँ पर देखें तो ये सेकेंडरी, यहाँ पर सेकेंडरी, ये कार्बन देखें ये से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर ये टर्सरी है, यहाँ पर सेकेंडरी सेकेंडरी, ये सब सेकेंडरी है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन्स को भी लगा देते हैं वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, जिससे अपन हाइड्रोजन्स काउंट करने में ईजी रहे अपने को। ठीक है, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल हो गया। अब इसमें देखें प्राइमरी कार्बन कितने, यहाँ पर 1 2, इसके अलावा कोई प्राइमरी कार्बन है नहीं है, 2 प्राइमरी कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे प्राइमरी कार्बन के रेस्पेक्ट में, 6। सेकेंडरी कार्बन काउंट करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 सेकेंडरी कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट करें 2 + 2 + 2 6 + 4 10 और यहाँ पर 11 12 + 2 12 + 2 यानी 14। तो हमारे पास सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। नेक्स्ट टर्सरी कार्बन देखते हैं। तो टर्सरी कार्बन में देखें तो यहाँ पर ये टर्सरी कार्बन है, यदि डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं, यहाँ पर ये टर्सरी कार्बन है। टर्सरी कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन देखें तो एक ही हाइड्रोजन जुड़ा होगा यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए। इसके अलावा टर्सरी कार्बन हमारे पास यहाँ पर है, इस पर भी एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसके अलावा और कोई टर्सरी कार्बन है नहीं है, तो टर्सरी कार्बन 2 है और टर्सरी हाइड्रोजन भी 2 ही है। क्वाटरनरी कार्बन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। इसमें हमने पास क्या है, यहाँ पर देखें ये प्राइमरी है, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सेकेंडरी, यहाँ पर टर्सरी, यहाँ पर सेकेंडरी सेकेंडरी प्राइमरी, यहाँ पर देखें तो ये सेकेंडरी 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 और प्राइमरी। तो यहाँ पर प्राइमरी कार्बन क्या होगा, ये CH3 यहाँ पर CH3, दैट मीन्स 3 प्राइमरी कार्बन है। तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 9 प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएंगे। सेकेंडरी हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पर 2 + 2 + 2 + 2, यानी हर एक सेकेंडरी कार्बन पे CH2 है और सिंपल एल्केन है। तो आपको कार्बन काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 2 यानी 12। टर्सरी कार्बन देखें, टर्सरी कार्बन केवल एक ही है, तो यहाँ पर एक टर्सरी कार्बन है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि सिंपल एल्केन है। तो रूल वही फॉलो होगा जो अपन ने प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। क्वाटरनरी का कार्बन यहाँ पर नहीं है तो 0 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अपने 8th क्वेश्चन में क्या है, 8th क्वेश्चन में अपने पास एल्कीन है। तो यहाँ पर CH2, ये थोड़ा डार्क कलर लेते हैं जिससे आपको क्लियरली दिखे, यहाँ पर CH2, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी CH2 है और ये CH3 है। तो ये सभी क्या है, प्राइमरी है। तो यहाँ पर प्राइमरी कार्बन कितने हैं, यहाँ पर प्राइमरी कार्बन 3 है, पर प्राइमरी हाइड्रोजन यहाँ पर 2 + 2 4 + 3 7 है, तो प्राइमरी हाइड्रोजन 7 हो गए। सेकेंडरी अपन देखें तो यहाँ पर वैलेंसी 1 H, यहाँ पर भी 1 H, यहाँ पर भी 1 H, इसमें देखें तो यहाँ पर 1 H होगा और यहाँ पर भी 1 H होगा। सेकेंडरी कार्बन अपने पास ये वाला है, यहाँ पर भी सेकेंडरी कार्बन है, यहाँ पर भी सेकेंडरी कार्बन है और यहाँ पर भी सेकेंडरी कार्बन है। इस कार्बन को देखें तो टर्सरी कार्बन है, ठीक है। तो सेकेंडरी कार्बन काउंट करें तो 1 2 3 4 सेकेंडरी कार्बन है, तो 4 ही यहाँ पर सेकेंडरी हाइड्रोजन है। टर्सरी कार्बन यहाँ पर 1 है, तो टर्सरी हाइड्रोजन भी 1 है और क्वाटरनरी कार्बन यहाँ पर 0 है, ठीक है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पर भी देखिए वही डिग्री है, प्राइमरी कार्बन है, यहाँ पर प्राइमरी कार्बन, यहाँ पर प्राइमरी कार्बन, ये सब एल्कीन है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइमरी कार्बन आप काउंट कीजिए और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ पर ये सब प्राइमरी कार्बन हो गए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 प्राइमरी कार्बन है मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 15। यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन देखें तो सेकेंडरी कार्बन 1, ये अपन देखें तो टर्सरी कार्बन है, यहाँ पर भी काउंट करें तो ये भी टर्सरी कार्बन है,
यहाँ पर ये काउंट करें तो भी टर्सरी कार्बन है, तो सेकेंडरी कार्बन केवल एक ही है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन। टर्सरी कार्बन कितने 1 2 3 यानी मल्टीप्लाइड बाई 1 टर्सरी हाइड्रोजन ये हो गए, और क्वाटरनरी कार्बन यहाँ पर 0 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इस तरह से वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। और सारे कार्बन क्या है, सारे कार्बन यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन है, यानी प्राइमरी कार्बन 0 है, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं 4, टर्सरी कार्बन यहाँ पर 0 है, क्वाटरनरी कार्बन यहाँ पर 0 है, प्राइमरी हाइड्रोजन 0 है, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं 4, टर्सरी हाइड्रोजन यहाँ पर 0 है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर प्राइमरी कार्बन ये है, सेकेंडरी ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, टर्सरी हमारे पास केवल ये वाला होगा। ठीक है, बाकी सारे सेकेंडरी 1 2 3 4 5, तो 5 तो यहाँ से सेकेंडरी कार्बन और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 8 तो सेकेंडरी हो जाएंगे। ठीक है, और हर एक से यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या जुड़े हुए, 2 2 जुड़े हुए, तो 5 × 2 10 तो यहाँ पे हो गए, और 10 + 6 यहाँ से हो जाएंगे 16, तो यहाँ पर सेकेंडरी हाइड्रोजन 16 हो जाएंगे। प्राइमरी कार्बन कितने यहाँ पर 1, तो प्राइमरी हाइड्रोजन भी कितने होंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन भी यहाँ पर 3 हो जाएंगे। टर्सरी कार्बन यहाँ पर कितना है, केवल 1 है, टर्सरी हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे, टर्सरी हाइड्रोजन भी 1 हो जाएंगे, क्वाटरनरी कार्बन यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन 8 कर लिया है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द सम ऑफ टर्सरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी एमाइंस। तो अल्कोहल की डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, डिसाइड बाय द कार्बन विच अटैचेस OH ग्रुप, दैट मीन्स हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल लेते हैं CH3CH2OH, तो यहाँ पर जो OH है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की डिग्री देखेंगे, ये कार्बन अपने पास प्राइमरी है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो टर्सरी अल्कोहल के लिए क्या देखना है, OH से जुड़ा हुआ कार्बन, तो OH में देखें तो ये OH है, किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये टर्सरी अल्कोहल है। ठीक है, और टर्सरी अल्कोहल ये अपनी को मार्क करना था, तो अपन ने इसको सर्कल कर लिया। ये OH देखें तो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी, तो यहाँ पर ये अल्कोहल कौन सा हो गया, प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पर ये काउंट करें तो ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये भी कंसिडर हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो कार्बन टर्सरी डिग्री है, तो ये भी टर्सरी अल्कोहल होगा, टर्सरी अल्कोहल को मार्क कर लिया। एमाइन की डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं कि अपने पास NH2 यदि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी एमाइन हो जाएगा, यदि हमारे पास NH 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी एमाइन हो जाएगा, यदि नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये टर्सरी एमाइन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चेक करेंगे। तो सेकेंडरी एमाइन के लिए क्या है कि नाइट्रोजन कनेक्टिविटी 2 कार्बन से होनी चाहिए, तो यहाँ पर नाइट्रोजन केवल 1 कार्बन से है तो ये प्राइमरी एमाइन हो जाएगा। दूसरा नाइट्रोजन यहाँ पर 2 कार्बन से है तो ये सेकेंडरी एमाइन हो जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 ही कार्बन से तो ये प्राइमरी है। सेकेंडरी एमाइन को अपने को कंसिडर करना है, इसलिए उसको सर्कल कर लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये भी सेकेंडरी एमाइन हो जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये टर्सरी कार्बन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सम करें तो सम अपने पास क्या है, 2 सेकेंडरी एमाइन है और 2 टर्सरी अल्कोहल है, तो हमारे पास सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो 9th का आंसर हमारे पास क्या होगा, 4 आंसर हो जाएगा। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.